सो द रेड शिट मैनवा के पार्ट 3 में तुम सभी का स्वागत है होमी। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा लुंडा एचक्यू की बिल्डिंग में घुसा था और उसने जाते साथ ही कई सारी लाशें बिछा दी थी। इवन फाइट इतनी इंटेंस थी कि हमारे हीरो को तो रुकने का तक मौका नहीं मिल रहा था, बट फिर भी एक मोमेंट पे आकर हमारे लुंडे ने ऑलमोस्ट फाइट खत्म कर ही दी थी और तो उसने एचक्यू की आधी आबादी को भी खत्म कर ही दिया था। और तो हमने देखा था कि लास्ट में ये 3 लोंडे अकेले बचे हुए थे जिन्होंने डर के मारे हमारे हीरो के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था, भाई हमें जाने दे। बट ही सेज बेटा अगर तुम्हें यहाँ से जाना है ना तो अपने नाइफ उड़ाओ और मुझे मार दो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि हमारा लोंडा अपने घर में आ चुका होता है, जो देखकर उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी एकदम से उसकी नजर पड़ती है उसकी वाइफ मीजू पर, जो कि उसको इस वक्त ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही होती है। और ये देखकर उसकी आंखें बढ़ जाती हैं कि भाई ये चल क्या रही है। तभी मीजू उससे बोलती है अरे भाई वहां क्या कर रहे हो, जल्दी आकर बैठ जाओ। एंड ये भी लाइक हाँ भाई बैठ रहा हूँ। मीजू उसे बताती है कि आज उसे कई सारे चेकअप करवाना है कि उनका चैंपियन ठीक तो है, और आज क्योंकि वो अपनी माँ के घर पर रुकने वाली है इसलिए उसने हमारे लोंडे के लिए ऑलरेडी खाना बनाकर रख दिया है। वो उसे सारी बातें बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रही होती है और हमारा लोंडा बस उसे ही घूरे जा रहा होता है। मीजू से अरे भाई तुम सुन भी रहे हो या नहीं? एंड ये भी लाइक हाँ भाई सुन रहा हूँ। बाय द वे थैंक्स फॉर कुकिंग। देन आगे वो उससे बोलता है कि शाम को आते वक्त वो उसको उसकी मोम के घर से पिकअप करता हुआ आ जाएगा। देन शी सेज बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ही पास रहती है, मेरी टेंशन मत ले। अभी हमारा लोंडा बस खाना खाने ही वाला होता है कि तभी उसकी आंखों के सामने उस हरामखोर निक फ्यूरी की मेमोरी फ्लैश होने लगती है, जो देखकर वो एकदम से रुक जाता है। देन मीजू आज क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया क्या? देन उसके सामने से मीजू भी बिलर होने लगती है और वो हरामखोर का चेहरा सामने आने लगता है। और फिर देखते ही देखते वो उस सीन में पहुंच जाता है जब उसकी वाइफ उसके सामने मरी डली होती है, जो देखकर एकदम से हमारे हीरो की आंखें खुल जाती हैं और इस वक्त उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। और वो देखता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, और इसीलिए फिर वो अपना चम्मच वापस रख देता और मीजू से बोलता है तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना अगर मैं खाना बाद में खाऊं? मैं खाना ठंडा होने से पहले घर वापस आ जाऊंगा। और इसके बाद ही हमारे हीरो की आंखें खुल जाती हैं। हाँ इस बार सच में खुल जाती हैं, यानी कि हमारा लोंडा सपने के अंदर भी एक और सपना देख रहा था। खैर अभी हम देखते हैं कि मंशू और उसके लोग हमारे लोंडे को उठा रहे होते और यहाँ पर कुछ ये नजारा चल रहा होता है, यानी कि हमारे लोंडे ने उन तीनों को भी ठिकाने लगा दिया और थकने की वजह से वहीं पर बेहोश हो गया था। अभी मंशू उससे बोल रहा होता भाई तू ठीक तो है, और बस ये सुनना ही था कि वो उठता है और वहां से जाने लगता है, जो देखकर मंशू भी अपने सर पे हाथ रख लेता है कि भाई क्या बंदा है यार ये। मंशू उसे बोलता है कि चेयरमैन ने बोंगमोन के लोगों को बंद करके रखा हुआ है और इसीलिए उन्हें टाइम लगने वाला है, पहले हम उन्हें जाकर छुड़ाएंगे और पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करेंगे और फिर हम तेरे पास आएंगे। आगे मंशू उससे बोलता है हमने फाइनली मीजू के खाने का कर्ज चुका दिया है और अब जब तू इतना दूर आ ही गया है तो मेक श्योर कि तू गोनवन को मार कर ही जाए। और ये सुन नहीं था कि हमारे लुंडे के अंदर फिर से एक जोश आ जाता है और जरा तुम इसकी हालत देखना पूरी तरीके से खराब हो चुकी है भाई, और तब भी इसको लड़ना है। क्यों? क्योंकि इसको अपनी वाइफ का रिवेंज जो चाहिए। खैर अभी हम यहीं से आते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर मंकी और बोंगवन का वो बंदा आमने सामने खड़े होते हैं। तभी एक बंदा ऊपर से नीचे आकर गिरता है और ये जैसे ही जमीन टच करता है इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। अभी वो बंदा मंकी के ऊपर एक किक थ्रो करता है जिसे मंकी डोज कर लेता है, बट दूसरी वाली नहीं कर पाता है। अभी गोनवन के जो बंदे होते हैं वो बोंगवन के और बंदे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदा भी एक टोल जोड़िएक है और उसका नाम है स्नेक। भाई सारे जोड़िएक में से सबसे बेहतर नाम मुझे इसी का ही लगा। फिर अभी हमें जो है इनके थ्रू पता चलता है कि स्नेक जो है 1 दशक पहले ही रिटायर हो गए थे, यानी 10 साल पहले, बट अब जो है वो वापस आ गया, वो भी वोंगवन की टीम में। अभी हम देखते हैं कि स्नेक ने एक किक मारी होती है मंकी के पैर पे ताकि वो उसका बैलेंस बिगाड़ पाए, और बैलेंस बिगड़ते ही वो उसी मोमेंट पर दूसरी किक मार देता है उसके मुंह पे, जिसे मंकी ब्लॉक तो कर लेता है पर उसके हाथ में कट लग गए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शूज में नेल, और अगर इसके शूज में नेल से तो स्नेक जो किक मंकी के पैर में मारी थी उस पे भी जरूर लगी ही होगी। खैर अभी स्नेक मंकी को कुछ ज्यादा ही कुत्ता बना रहा होता है, बट एक मोमेंट पे आके मंकी उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है और उसका पैर भी पकड़ लेता है। देन वो उसको अपनी तरफ खींचता है और उसके ऊपर इतना जोरदार पंच मारता है जिसे वो ब्लॉक तो कर लेता है, बट पंच इतना खतरनाक था कि उसकी हड्डियां ही टूट जाती हैं, यानी कि क्रैक आ गया होता है उनके अंदर। अभी स्नेक जैसे ही जमीन पर गिरता है वो जल्दी से पीछे हटता है। देन मंकी से अरे भाई आप फास्ट थे जब आप एक्टिव हुआ करते थे, बट लगता है अब आप बुढ़िया गए हो सर। और अब जाकर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है गंगसन हान और ये भी 12 जोड़िएक में से एक है स्नेक। और मंकी ने जो पंच मारा होता है उससे इसकी हालत अच्छी खासी खराब हो गई होती है। अभी मंकी फिर से रेडी हो रहा था स्नेक से फाइट करने के लिए, तभी उसके लोग बोलने लगते हैं अरे भाई हम बच गए, ये जरूर 12 जोड़िएक होंगे जिन्हें रेड शील्ड को मारने के लिए भेजा गया था। अभी ये लोग खुशियां मना ही रहे होते हैं, तभी वहां पर जितनी भी लिफ्ट होती है उन सभी में से आवाजें आने लगती डिंग डिंग करके, जो देखकर स्नेक के फेस पे एक स्माइल आती है, बिकॉज लिफ्ट में से जो लोग आए वो और कोई नहीं बल्कि बोंगवन के आदमी है। और गोनवन के आदमी जैसे बोंगवन के आदमियों को देखते उनकी पड़ी आती है, और फिर क्या था बोंगवन के आदमी चढ़ जाते गोनवन के लोंडों के ऊपर, जो देखकर मंकी के पसीने छुड़ जाते। तभी स्नेक बोलता है भाई यहाँ पर सिर्फ 4 ही जोड़िएक थे, जिसका मतलब कि बाकी के जोड़िएक सियोक को मारने के लिए गए होंगे, यानी कि तेरा काम तो खत्म बच्चे। और ये बोलते हुए स्नेक अपने हाथ को फिर से लोकेट कर लेता। भाई लोकेट कर लेता है, भाई हड्डी में क्रैक आया था, वो डिसलोकेट कब हो गई? फिर कोई ना क्रिएटर भूल गया होगा। मंकी जैसे स्नेक की ये बातें सुनता वो उसको गुस्से में आकर मारने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, बस बढ़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका पैर सुन पड़ गया होता है और उसमें से भी खून आ रहा होता है। मैंने कहा था ना कि इसके पैर पे भी लगी होगी बिकॉज उसके शूज में नेल्स लगे थे। अभी ये देखकर स्नेक स्माइलिंग और मंकी के पसीने छूट रहे होते हैं। देन हम यहीं से आते हैं 43rd फ्लोर पर, जहाँ पर चेयरमैन का ऑफिस है और ऑफिस के सामने खड़ा हुआ होता है ये। अभी इस सांड की नजर पड़ती है एक बंदे पर जो कि डर के मारे भागता वो इसी के पास आ रहा होता है, बिकॉज उसके पीछे पड़
खड़ा हुआ है रेड शर्ट। अभी ये बंदा इसके पास आकर खुशियां मनाने लगता है कि वो बच गया। देन आगे वो उसे बताता है कि सब लोग मारे गए और जैसे तैसे करके मैं यहाँ से भाग कर आ गया और मुझे खुशी है कि मैं आपके पास भाग कर आया। और बस ये सुन नहीं था कि ये बंदा उसमें ऐसा थप्पड़ मारता है कि सीधा दीवार में चिपका देता है। एंड उसका खेल वहीं पर खत्म। और जरा तुम देखना उसके एक पंच में इसका सर भी फूट गया और साथ में दीवार में भी कीड़े आ गए। खैर अभी ये उससे बोल रहा होता, साले हरामखोर कीड़े तो जो सियोक के हाथों में मर जाना चाहिए था। और अब जाकर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। ये बंदा है जनरल मैनेजर डाइयो सियो, जो कि ड्रैगन है ईस्टर्न जोडिएक का। ये दूसरा बंदा जिसका नाम मुझे बहुत पसंद आया। और भाई तुम अंदाजा लगा लो, जिसके नाम में ड्रैगन हो वो बंदा कितना खतरनाक हो सकता है। तो अभी हमारे लोंडा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और ड्रैगन उससे बोल रहा होता है, भाई काफी वक्त हो गया, मैंने सोचा ना था कि तू इतना दूर आ जाएगा। मैंने सुना है कि तूने ट्रिपल्स को भी मार दिया। साला जाते वक्त तो बड़ी लंबी लंबी डींगे मार रहे थे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, भाई अब वो खुद ही मारकर जमीन में गड़ चुके हैं। और ये बोलते हुए बंदा इतनी डेडली स्माइल दे रहा होता, भाई जरा इसके दांतों को देखो, ये डिजर्व करता है ड्रैगन नाम। आगे ये हमारे लोंडे से बोलता है, यार चेयरमैन बड़ा ही लाड़ प्यार दिखाते थे उन कीड़े मकोड़ों को। बट फाइनली अब उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि वो जिस पर भरोसा कर सकते हैं वो बस 12 जोडिएक ही है और कोई नहीं। ये बोलते वो अपने पास से एक कोर कुल्हाड़ी निकालता है और वो हमारे लोंडे को बीच में से काटकर गोजो बना देता है। बट हमारा लोंडा प्रूव्ड दैट ही इज बेटर देन गोजो। वो कटता नहीं है बल्कि उससे बच जाता है। देन ड्रैगन उसके ऊपर अपनी दूसरी कुल्हाड़ी चलाता है और हमारा लोंडा उससे बचते हुए इस बार उसका पैर काट देता है। जिसके बाद ड्रैगन गुस्से में अगर पागलों की तरह अपनी दोनों कुल्हाड़ियों को यहाँ वहाँ चलाना शुरू कर देता है हमारे लोंडे के ऊपर। साला लाइट भी काट देता है, दीवार भी काट देता है, यहाँ तक फायर हाइड्रेंट भी। बट हमारे लोंडे को नहीं, बिकॉज ही प्रूव्ड ही इज नॉट गोजो। खैर अभी जो ड्रैगन ने फायर हाइड्रेंट को काटा होता है उसकी पूरी गैस उसी के ऊपर आकर कर जाती है और इससे हमारे लोंडे को दिक्कत आ जाती है। भाई साफ नजर आ रहा है कि पूरी गैस ड्रैगन के ऊपर आकर गिरी है, व्यू उसका ब्लॉक होना चाहिए था। खैर कोई ना क्रिएटर भूल गया होगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे लोंडे का बैलेंस बिगड़ गया होता है और इसका फायदा उठाकर ड्रैगन उसको काटने के लिए आ रहा होता है और वो उसे अप्रिशिएट भी कर रहा होता है। मानना पड़ेगा तो इतनी खराब कंडीशन में होने के बाद भी यहाँ पर आ गया। देन वो हमारे लोंडे को बस मारने ही वाला होता है कि तभी हमारे लोंडा उसके हाथ की नसी काट देता है और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है। अभी हम इनकी फाइट पर वापस आएंगे बट उससे पहले हम ऑफिस के अंदर के व्यू देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग अंदर बैठकर गेट की दूसरी तरफ हो रही लड़ाइयों की बस आवाज ही सुन रहे होते हैं। अभी एक बंदा वॉकी टॉकी पर इस हरामखोर को बता रहा होता है कि गोएनवन के जो आदमियों को पकड़ कर रखा था वो सभी फ्री हो चुके हैं। उन्होंने लॉबी में तबाही मचा दी और 12 जोडिएक भी हार गए। और हाँ गाइस, गला जरा खराब चल रहा है तो ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। यहीं से हम आते लॉबी पर जहाँ पर मंकी हार गया होता है और ये देखकर गोएनवन के लोंडे वहाँ से भागने लगते हैं। देन बोंगवन के आदमी भी उनका पीछा करते हैं एंड भी वेक्टोसियो, जहाँ पर ड्रैगन ने हमारे लोंडे के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करा होता है और हमारे लोंडे ने उसे डॉज करते हुए उसके शोल्डर में अपना नाइफ घुसा दिया होता है और उसकी हालत खराब। हमारे लोंडे से बोल रहा होता है, साले इतना मरियल होने के बाद भी तूने ये कर लिया, नॉट बैड। देन हमारे लोंडा उससे बोलता, बेटा तू टिका है ना तो सिर्फ इसलिए बिकॉज तू ट्रिपल्स के बारे में बात जो कर रहा था, तुझे लगता है कि तू स्ट्रॉन्ग है बट यू आर वीकर देन देम। और बस ये सुन नहीं था कि ड्रैगन फट जाता है। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए हमारे लोंडे के ऊपर अटैक कर रहा होता है, साले मैं डाइयो सियो हूँ, ईस्टर्न जोडिएक का हेड, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। और ये बोलते ही वो हमारे लोंडे के ऊपर कुल्हाड़ी मार देता है। और क्या हुआ है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अभी वो जो कुल्हाड़ी की आवाज होती है वो ये सभी सुन लेते हैं और थोड़ी देर बाद उनको किसी के नाइफ की भी आवाज आ जाती है। देन उस ऑफिस का गेट खुलता है और गेट के सामने खड़ा होता है द रेड शर्ट। वो आरामखोर से बोल रहा होता है, अरे भाई वेलकम पार्टी की क्या जरूरत थी, मैंने तुझे मना तो किया था। पर अभी ये बुड्ढा अच्छे से हमारे लोंडे को वहाँ पर देखता है, उसकी आंखें पड़ जाती है, बिकॉज़ ड्रैगन इज डन। और हमारा लोंडा उससे बोल रहा होता, बेटा मैं आ गया हूँ तेरी मानने के लिए। एंड लुक एट दिस पैनल, भाई क्या ही सेक्सी पैनल लग रहा है। देन हम यहीं से आते हैं बोंगवन पर, जो कि किसी का कॉल आने का वेट कर रहा होता है और वो बंदा कौन है जब तुम्हें पता चलेगा तुम शॉक्ड हो जाओगे। अभी वो टकलू थोड़ा और वेट करने के लिए बोल रहा होता है बोंगवन को और वो बोल रहा होता है, मुझे ये तो नहीं पता कि वहाँ पर क्या चल रहा है बट आई एम श्योर कि वो लोग कांटेक्ट करेंगे। देन बोंगवन से, यार कितना अजीब है, पूरे 9 साल लग गए ब्रोकन पीसेस को गैदर करने में और उनको रिबिल्ड करने में, थैंक्स टू सियोक। अगर वो ना होता तो हमारा प्लेन इतनी जल्दी हो ही नहीं पाता। बट अब जरा तुम देखो कितना मुश्किल है ये बिलीव करना कि इतने साल वेट करा और मेरा पूरा वेट अभी सिंगल कोल पर टिका हुआ है। थोड़ा सा खोखला सा फील होता है बट गहराई में जाकर सोचो तो मैं खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाता हूँ कि मैंने शायद से इतना लंबा इंतजार करा, वो भी सिर्फ इस इंतजार के खत्म होने के लिए। इट्स ऑल और नथिंग बट टुडे आई फील सो रिफ्रेश। और तुम जरा इसकी स्माइल देखो, कितना खुश हो रहा है अपने भाई के मरने की खुशी में, यानी मरने वाला है वो, उसकी खुशी में ये खुश हो रहा है। तो अब हम यहीं से वापस आते हैं हमारे लोंडे पर, जो कि उस बुढ़ाऊ को मारने के लिए जा रहा होता है और वो सिक्योरिटी हेड और उसके लोंडे उसको कवर करने लगते हैं। देन हमारा लोंडा उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और इस वक्त उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती कि वो सिक्योरिटी हेड उसको ब्लर नजर आ रहा होता है। तभी सिक्योरिटी हेड के बंदे उससे ऑर्डर मांगते हैं सियोक को मारने का, बट वो कुछ ऑर्डर ही नहीं कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर स्नेक एक बंदे को कूटता हुआ लेकर आ जाता है। वो बंदा इतना डर गया होता है स्नेक से कि उससे भीख
मांगने लगता है भाई मुझे मत मारना। एंड स्नेक भी लाइक वो उसे इग्नोर करता हुआ सीधा अंदर चला जाता है। देन स्नेक उन लोगों से बोलता है कि भाई फालतू का खून बहाना बंद करो यार, जस्ट फोकस ऑन आवर गोल। और वहीं स्नेक को यहाँ पर देखकर इस बड़ों की आंखें फिर से बढ़ जाती हैं। देन सिक्योरिटी हेड के लोंडे उसको फिर से ऑर्डर देने के लिए बोल रहा होता है, बट वो इस बार भी कुछ नहीं बोलता है। और देखते ही देखते स्नेक की पूरी आर्मी आकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है, इवन मंशो भी। मंशो अपने मन में सोच रहा होता भाई गोन वन ने ना इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया है, इसे उसे अपना एनिमी नहीं बनाना चाहिए था। देन हम देखते हैं कि स्नेक सिक्योरिटी हेड को देख रहा होता है, सिक्योरिटी हेड उसे, और वो ऑर्डर करता है अपने लोंडो को पीछे हट जाओ, बिकॉज ये फाइट करना बेकार है, इसीलिए खुद को बचाओ। उसका लोंडा उसे पूछता है सर इसका क्या मतलब है। तभी सिक्योरिटी हेड अपने पास से फोन निकालता है और गोन वन को जाकर पकड़ा देता है। एंड कॉल पर कौन होता है, इसका बड़ा भाई, यानी कि बोंग वन जिस बंदे का कॉल पर वेट कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि इसका सिक्योरिटी हेड होता है। अभी सिक्योरिटी हेड उससे बोल रहा होता है हमारे डायरेक्टर आपसे बात करना चाहते हैं, सो प्लीज टेक द कॉल। और ये देखकर उसके लोंडो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। और तुम जरा गोन वन को देखना, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा होगा। अभी बोंग वन उससे बोल रहा होता है इट्स बीन अ व्हाइल लिटिल ब्रदर। यहीं से हमें इनका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गोन वन अपनी आर में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है और उसके साथ हमारा लोंडा भी होता है। अभी गोन वन किसी से फोन पर बात कर रहा होता है कि अच्छा काम कर रहा, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर आ रहा हूँ। वेल किसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ और इसको कहाँ पर जाना है अभी तुम्हें पता चल जाएगा। अभी अपना कॉल काटता और हमारे लोंडे से पूछता है क्या बात है भाई आज तू बड़ा अच्छे मूड में दिख रही है। देन वो उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट खरीदा है और वो उसे घर पर ही भूलाया। भाई कितना चोमू है यार ये। आगे ये उसे बोल रहा होता भाई मुझे लगता है कि वो उसे ढूंढ लेगी और उसको काफी खुशी भी होगी वो देखकर। देन गोन वन उससे बोलता है यार मुझे लगता था मैं तो ये काफी अच्छे से जान गया हूँ, बट मैंने कभी तेरी ये वाली साइड नहीं देखी थी। वो जरूर काफी अच्छी औरत होगी जिसकी वजह से तू इतना खुश है। एंड ये सुनने का जरा हमारे लोंडे का फेस देखना कितना खुश हो रहा है ये सुनकर। तभी गोन वन उससे बोलता है यार आज मेरा भी मूड काफी अच्छा है और आज मुझे तेरी भी कुछ खास जरूरत है नहीं, तो तू जाकर अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट कर। देन वो अपने ड्राइवर से गाड़ी रुकवाता है, हमारे लोंडे को घर जाने के लिए बोलता है। और तो साला हमारा चोमू लोंडा उसको मना कर रहा होता है, बट वो नहीं सुनता। वो हमारे लोंडे को वहीं पर उतारता और निकल लेता अपनी गाड़ी लेकर। और ये बात हमारे लोंडे को समझ में नहीं आ रही होती, बट वो उस पर ज्यादा ध्यान देता भी नहीं है। वो अपनी वाइफ को कॉल मिलाता है और सीधा बातें करते हुए निकल लेता है। देन हम वापस से आते हैं गोन वन पर और अभी उसका ड्राइवर से पूछ रहा होता है सर आप उसके बिना ठीक तो रहेंगे ना। देन ही सिचुएशन हमारे अंडर है, वो आता तो और हमारे रास्ते का कांटा ही बनता। वेल ये किस सिचुएशन की बात कर रहा है और उसको रास्ते का कांटा बनने के लिए क्यों बोल रहा है अभी तुम्हें पता चल जाएगा। देन यहीं से हम आते हैं कंटेनर यार्ड पर या शिप यार्ड पर, जो भी बोलते हैं इसे। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कई सारे अंडरवर्ल्ड के लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं और साथ ही गोन वन भी। तभी एक बंदा आकर गोन वन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और वहाँ पर खड़े कुछ लोग बोल रहे होते हैं अच्छा तो ये है नेवेली फैमिली का नया कुत्ता। देन हम देखते हैं कि वो बंदा गोन वन को एक कंटेनर के अंदर लेकर आ गया होता है जहाँ पर उसके बड़े भाई को लटका कर रखा होता है। और जरा इसकी हालत देखना कितनी बदतर कर दी है। अभी गोन वन को देखकर ये बोल रहा था भाई ये तू है ना। देन गोन वन इट्स बीन अ व्हाइल बोंग वन। एंड ये सुनते ही बोंग वन समझ जाता है कि इसकी हालत का जिम्मेदार इसका छोटा भाई है। देन वो उसे सुनाना शुरू कर देता है कि साले अगर हमारे बाप को पता चल गया ना तो तू तो गया। देन गोन वन अरे भाई बिल्कुल वो ऐसे ही करेंगे बिकॉज वो अपने बड़े बेटे के कुछ ज्यादा ही क्लोज जो है। बट मैं तुझे एक बात बता दूं कि तुझे ऐसी सिचुएशन में भी लगता है कि हमारे फादर जिंदा होंगे। ओह माय गॉड भाई इस हरामखोर ने अपने बाप को भी मार दिया। और हाँ गाइस मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया था यार कि मैंने बोला था तुम लोगों से ये दोनों कजिन ब्रदर हैं, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों ही ब्लड रिलेटेड हैं। और जो बंदा इनका कजिन था वो असल में वो निक फ्यूरी था। भाई इतना गलत पढ़ लिया था मैंने। हाउ डिड दिस हैपन। भाई इस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है, मैं काफी ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ कि इतना गलत आखिर कोई कैसे पढ़ सकता है। इस वक्त ना भाई मुझे खुद को मांगा रीडर कहने में भी शर्म आ रही है। देखो छोटी मोटी गलतियां चल जाती हैं बट इतनी बड़ी गलती की सगे भाइयों को मैंने सीधा कजिन ब्रदर बना दिया। फिर कोई ना, बना दिया तो बना दिया। तुम लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे थे ना मुझे और पढ़ रहे थे ये सब, तो अब मैंने जो कुछ भी हुआ था उसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब से नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी गलती होने का चांस ही नहीं है। अभी गोन वन की ये बात सुनकर बोंग वन भड़क जाता है कि भाई आखिर क्यों, कैसे कर दिया तूने ये, बता किसने करवाया तुझसे ये सब। Then he says, मैंने सुना था कि नेवेलिया फैमिली को हमारी कंपनी चाहिए ताकि वो उसमें अपनी एक कोरियन ब्रांच खोल सके, बट तुम दोनों ने उन्हें मना कर दिया। इसीलिए फिर उन्होंने वो ऑफर मुझे दिया एंड प्रॉमिस किया कि उस कंपनी का चेयरमैन वो मुझे बना देंगे। जो सुनकर बोंग वन उसको सुनाना शुरू कर देता है साले तेरा दिमाग खराब हो गया तो तूने हमारी कंपनी को वो रॉयल फैमिली को दे दिया। Then he says, बेटा अगर मैं ना होता ना तो ये कंपनी तो कब की बर्बाद हो चुकी होती, बिकॉज हमने रॉयल फैमिली को मना करा था और उसका प्राइस हमें चुकाना पड़ता। और हाँ अब मैं तेरी परछाई बनकर और नहीं रह सकता। तूने तेरे मजे कर लिए, अब मजे करने की बारी मेरी है। देख मेरे भाई तुझे कोई आइडिया नहीं है कि इग्नोर होने पर कैसा फील होता है, और इसीलिए अब मैं तुझे तेरी पूरी जिंदगी यही फील कराने वाला हूँ कि किसी की परछाई बनकर रहने में कैसा लगता है। और जरा तुम देखना ये बोलते हुए कैसी इविल सी स्माइल दे रहा है। तो अभी इसने जो कुछ भी बोला है ना इसका क्या मतलब था वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी के लिए अपने सामने खड़े कसाई से बोलता है जा जाकर अपना काम कर। नहीं आज की भाई बता मुझे कौन सा वाला हाथ काटना है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। नहीं भाई लेफ्ट वाला हाथ मत कटवाना भाई, वरना धोएगा कैसे, इवन मस्टरबेट कैसे कर पाएगा भाई लुंडा। और ये बात इसका छोटा भाई भी अच्छे से समझ जाता है, वो अपने बड़े भाई की फीलिंग्स को समझता है यार, इसीलिए वो उसका सही से बोलता है एक काम कर भाई तू इसके पैर काट
दे, कौन सा काटता है उससे फर्क नहीं पड़ता। भाई देखा एंड वक्त में भी ये अपने भाई के बारे में कितना सोच रहा है, कितना अच्छा भाई है। वैसे अभी मेरे दिमाग में एक बात आई है कि अगर ये बंदा ठाकुर बन जाता तो रामलाल का रोल मेरे ख्याल तो उस टकले को निभाना पड़ता। कह रहे अभी ये सुनकर बोगमोन की बढ़ी आती है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने लगता है कि भाई मैं मानता हूँ गलत था, बट मेरे भाई प्लीज ये मत कर, रोक दे साले, हराम को रोक इसे, साले क्या कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। तो तुम लोगों ने अब देख ही लिया होगा कि तुम्हारा भाई कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। कह रहा अभी अपने भाई की चीखों की आवाज सुनकर इस हरामखोर को बहुत ज्यादा हंसी आने लगती है, पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है, जो देखकर उसके लुंडों के भी पसीने छूटने लगते हैं। सबकी सब डर के मारे उसे कांग्रेस करने लगते चेयरमैन बनने की खुशी में। यहीं से हम वापस आते प्रेसिडेंट पर, जहाँ पर बोंगोन बोल रहा होता भाई तू सही था कि अब मजे करने की बारी तेरी है, तो ठीक है जा जाकर मजे करना, अलविदा मेरा हरामखोर भाई। एंड ये बोलते ही वो फोन काट देता और तुम जरा हमारे लोंडे को देखना, उसकी आंखों में खून सवार है इस टाइम पर, जो देखकर कौन की फट जाती है, लाइक नीचे से यक दिया होगा जहाँ तक लग रहा है देखकर। तो यहीं सीन शिफ्ट होता है थोड़ा बिल्डिंग के बाहर, सुबह हो गई होती है और हमें बिल्डिंग के बाहर के काफी अच्छे नजारे दिखाए जा रहे होते हैं, और वहीं HQ की बिल्डिंग में भी काफी अच्छे नजारे चल रहे होते हैं। हम वापस आते हैं गोन पर, जो कि इस वक्त हमारी लोंडे से बोल रहा था 50 साल लग गए यहाँ तक आने के लिए मुझे, क्या तुझे पता है इस नेम प्लेट की वैल्यू क्या है? एंड ये हमारे लोंडे को नहीं पता, वो गोन के घूरे जा रहा होता है। देन गोन उसे बोलता है मैं हमेशा से सोचता था कि आखिर इसका मतलब क्या है, जब तक मैं सक्सेसफुल ना बन गया, उससे पहले तो मैं यही सोचता था कि आखिर क्यों मेरा बाप इसको इतनी वैल्यू देता है। आगे गोन उसे बताता है कि उसके बाप की एक छोटी सी कंपनी थी, इसका काम था कॉर्पोरेशन से पैसे कलेक्ट करना, यानी वही लूट मार करना, और इस मामले में उसका बाप इतना स्किल्ड था कि जो वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन थे ना, वो भी उसे अप्रिशिएट करते थे उसकी स्किल्स को लेकर, और उन लोगों ने उसके बाप को काफी सपोर्ट भी किया। जिसके बाद उसके बाप ने एक बड़ा सा एंटरप्राइजेस बनाया, किलर एंटरप्राइजेस, जहाँ पर तुम किलर्स को हायर कर सकते थे किसी को भी मरवाने के लिए। नहीं मतलब देख लो कितना अच्छा एंटरप्राइजेस खोला, तुम्हें भी खोलना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले जाना इस बात को। आगे गोनवन बता रहा होता है कि जब वो 17 साल का था तो नाइफ का यूज कैसे किया जाता है उससे आता था। क्या समझ रहे हो, सब्जी काटने की बात कर रहा है क्या? ना इंसानों को काटने की बात कर रहा है वो हरामखोर। जब वो 17 साल का था ना, तब से जब भी कोई उसके रास्ते में आता था वो उसको मार देता था, और वो ऐसा इसलिए करता था बिकॉज उसे जानना था कि क्यों उसका बाप उस नेम प्लेट को इतना वैल्यू देता है। और ये जब तक चला जब तक ये नेम प्लेट उसको विरासत में ना मिल गई। हाँ सही बोल रहा है, विरासत में मिली है, बड़ा मुश्किल होता है विरासत लेना इस तरीके से। अब ये बोल रहा होता है कि इसने जो कुछ भी किया है, जो कोई भी स्टेप्स ली हैं, इसकी पूरी लाइफ का कोर्स जो कुछ भी है वो ये नेम प्लेट है। ये प्रूफ करता है कि तुमने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी है, और अब जो कोई भी है वो सब के सब तुम्हारे नीचे आते हैं, और सिर्फ तुम हो इस दुनिया के पापा, और कोई नहीं। और ये बोल रहा होता है कि ये नेम प्लेट इन सभी चीजों का रिवार्ड है जो कुछ भी तुमने किया है। और ये बोलते हुए वो उस नेम प्लेट को सनलाइट के सामने लेकर आ जाता है, जो कि सनलाइट में आते इतना ग्लो करने लगती है कि हमारे लोंडे की आंखें बंद हो जाती हैं। और इसका फायदा गोनवन उठाता है, वो अपना नाइफ निकालता और सीधा हमारे लोंडे के ऊपर चला देता है। वो तो हमारा लोंडा उसे एंड मोमेंट पे डोज कर लेता, वरना वो तो गया था। अभी गोनवन उसके ऊपर फिर से अटैक करता और हमारा लोंडा अपना नाइफ निकालकर उसको डिफ्लेक्ट करने लगता है, और ये करते वो उसका एकदम पैर स्लिप होता है, जिसका फायदा वो हरामखोर उठा लेता है। अभी वो हरामखोर हमारे लोंडे तो बोल रहा होता है साले तू तो मेरे साथ लोयल हुआ करता था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिट्रे करने की। ये बोलते हुए वो हमारे लोंडे को पुश कर रहा होता है, जो देखकर मनसू उसको बचाने के लिए आगे आने का ट्राई करता है, बट स्नेक उसे रोक देता है। स्नेक उसे बोलता है बस तू यहीं खड़े होकर देखता जा क्या होता है, एंड ही जस्ट होपिंग कि हमारा लोंडा जीत जाए। अभी हम देखते हैं कि गोनवन और हमारे लोंडे का काफी अच्छा नाइफ क्लैश चल रहा होता है। अभी हमारा लोंडा गोनवन का हाथ पकड़कर मोड़ देता है, जिससे उसका नाइफ गिर जाता है। देन वो उसकी आंख में नाइफ घुसाने वाला होता है कि तभी गोनवन अपने उस हाथ में से एक और नाइफ निकाल लेता है, जिस हाथ को सियोक ने पकड़ा होता है, जिससे सियोक का हाथ जो है कड़े आता है और वो गोनवन के हाथ को छोड़ देता है। एंड उसी बीच गोनवन हमारे लोंडे की गर्दन काटने का ट्राई करता है, बट एंड मोमेंट पे वो उसे डोज कर लेता है और उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है। देन हमारे लोंडे अपने नाइफ से उसकी सीधे बैक में 3-4 बार स्टेप कर देता है, और फिर जो होता है वो देखकर हमारे लोंडे की आंखें फट जाती हैं। वो देखता है कि उसके नाइफ से तो गोनवन को खरोच तक नहीं आई है, ऐसा इसलिए बिकॉज गोनवन अपने सूट के अंदर बॉडी आर्मर पहने होता है। अभी गोनवन बचने के लिए हमारे लोंडे के उस पैर पर लात मार देता है जिस पैर पर नंबर 2 ने स्टेप किया होता है। देन वो उसी किक को पुश कर हमारे लोंडे को खुद से थोड़ा दूर कर देता है। अभी हमारे लोंडा अपने मन में यही बात बोल रहा होता है कि भाई मत कर इतना स्ट्रगल, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या करता है, इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, जस्ट गिव अप बिकॉज आज तू मरने वाला है। अभी गोनवन हमारे लोंडे के ऊपर फिर से अपने नाइफ से अटैक करने का ट्राई करता है, बट इस बार हमारा लोंडा उसे डॉज करते हुए उसका पैर काट देता है। गोनवन अटैक्स अगेन, बट इस बार हमारा लोंडा सिर्फ उसके नाइफ को डिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि उसके चेस्ट भी काट देता है। फिर से हमारे लोंडे के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, और इस बार हमारा लोंडा उसको 3-4 जगहों से काट देता है, इवन उसका फेस तक काट दिया होता ऑलमोस्ट, बिकॉज अपने हाथ को बीच में लाकर खुद के फेस को बचा लेता है। अभी गोनवन खुद से यही बोल रहा था भाई कि वो ऑलमोस्ट मर ही गया था, और अगर बॉडी आर्मर ना होता तो वो कब का मर चुका होता। देन वो हमारे लोंडे को टेकल करने का ट्राई करता, बट हमारा लोंडा हिलता ही नहीं है, इसीलिए फिर वो उसके उस पैर को दबा देता है जहाँ पर नंबर 2 ने स्टेप किया होता है। और फिर वो जो करता है हमारे लोंडे को वो देखकर यकीन नहीं आ रहा होता है। गोनवन हमारे लोंडे को धक्का देकर वहां से भागने का ट्राई कर रहा होता है, ये तो वो भाग जाएगा। अभी गोनवन जैसे ही गेट के पास जाता है वो देखता है गेट
तो ब्लॉग पड़ा हुआ है, जो देखकर उसकी पड़ जाती है। नेक्स्ट पैनल उसे रियलाइज हो जाता है कि वो पूरी तरीके से फंस चुका है। अभी गोनवन के सामने जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सबके सब उसको ब्लर नजर आ रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है वो सिक्योरिटी हेड पर। वो उसके पास जाकर उससे पूछता है, बता तुझे वोंगवन ने कितना ऑफर किया है? मैं उसका डबल दूंगा, नहीं 10 टाइम्स दूंगा, बस तो ये ज्यादा कुछ नहीं करना, उसे मारना है, वो अपनी लास्ट स्टेज पे चल रहा है। Then he says, my old friend, तू थोड़ा बहुत भी नहीं बदला, इस बार तुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मुझसे पूछना बंद कर और जो रायता तूने फैलाया उसे खुद ही समेट। तो देखकर गोनवन को भी रियलाइज हो जाता है कि उसकी दाल नहीं गलने वाली है। अभी गोनवन पीछे मुड़कर देखता है कि हमारा लोंडा उसको मारने के लिए आ रहा है। अभी जो उससे पूछ रहा होता है, बता तूने ये क्यों किया है? तू भूल गया कि तेरे बाप ने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? मेरी तो बस एक ही कंडीशन थी रिटायर होने की, कि मैं बिना किसी प्रॉब्लम के रिटायर हो जाऊं बस। Then गोनवन सेज कि भाई मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, तो मुझे एकदम तो छोड़ गया। एंड समहाउ मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तू हमारे कॉम्पिटिटर को जाकर ज्वाइन कर ले, और अगर ऐसा हो गया तो मेरी कंपनी तो बर्बाद हो जाती। ये बोलते हुए गोनवन पूरी तरीके से पागल हो जाता। वो उससे बोल रहा होता कि भाई इससे अच्छा तो मैं मरना प्रेफर करूंगा। आगे गोनवन उससे बताता है कि बस यही रीजन था कि उसने अपने कजिन को, यानी कि वो निक फ्यूरी को हमारे लोंडे को मारने के लिए भेजा था। सुनकर हमारा लोंडा बोलता है पता ही था, बिकॉज तेरा कजिन तो बेवकूफ था, उसके पास तो इतनी भी अकल नहीं थी कि वो खुद के डिसीजन भी खुद से ले सके, और इसीलिए मुझे समझ में आ गया था कि उसके पीछे जरूर तू ही है। वो जब निक फ्यूरी ने इसकी वाइफ को मार दिया था तब इसने उससे पूछा था ना कि प्रेसिडेंट को मालूम है इस बारे में, और उसने मना कर दिया था कि वो डिसीजन उसका खुद का था, यानी कि वो इसको बचाने का ट्राई कर रहा था कि गलती से भी अगर ये बच गया तो प्रेसिडेंट तक ना पहुंच पाए। अभी गोनवन सियोक से बोल रहा होता है कि मैं गलत था, मैंने जो कुछ भी किया था बस इस कंपनी के लिए ही किया था। अभी गोनवन की आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला छा रहा होता है, बिकॉज उसकी आंखों में ब्लड घुस चुका है। एंड इस वक्त हमें पैनल में दिखाया जाता है कि गोनवन के राइट साइड में गन भी येगी, और इस गन के बारे में हमारे लोंडे को भी मालूम है, इसीलिए वो जो बातें बोल रहा है ना बस उसका ध्यान बटाने के लिए बोल रहा है। ये गन का यूज करना तो चाहता है, बट इसकी आंखों में खून जाने की वजह से ये कुछ क्लियर देख नहीं पा रहा है, इसलिए इसका प्लान है कि जैसे सियोक इसके क्लोज आएगा ये सीधा उसके ऊपर गन तान देगा। इसीलिए अभी गोनवन हमारे लोंडे का फिर से ध्यान बढ़ाने का ट्राई करता है। वो सबको बोल देता है कि जो भी सियोक को मारेगा उसको $7.5 मिलियन मिलेंगे, बट ये ऑफर सुनकर कोई भी सामने नहीं आता है। वो सब जानते हैं ये हरामखोर कैसा इंसान है, और अगर कोई पैसों का सुनकर गलती से आगे आ भी जाता है तो वो जिंदा तो पीछे नहीं जाने वाला। बिकॉज हमारा हीरो भी बोल रहा होता है बेटा आज मुझे कोई नहीं रोकने वाला, उन्होंने उसे मार दिया है, बस वही थी जो मुझे रोक सकती थी। और ये बोलते हुए वो गोनवन को बस स्टेप करने ही वाला होता है कि तभी गोनवन हंसते हुए अपने पास से गन निकालकर हमारे लोंडे पे तान देता है। वो चलाने वाला ही होता है बट वो चला नहीं पाता है। क्यों? बिकॉज उसको किसी ने पीछे से चाकू फेंक कर जो मार दिया होता है, और ये चाकू पड़ते ही गोनवन के सामने उसकी मेमोरीज ऐसे फ्लैश होना शुरू हो जाती है जैसे कोई फिल्म की रील चल रही हो। हम आते हैं उस टाइम पर जब गोनवन और बोंगवन दोनों ही छोटे बच्चे हुआ करते थे, और तुम देख सकते हो कि बोंगवन को हाईलाइट किया गया और गोनवन को शेडो की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसा इसलिए बिकॉज उसके बाप ने कभी उसको समझा ही नहीं, उसने जिसको समझा वो था उसका बड़ा भाई बोंगवन। वो जब भी कुछ करता बस उसके बड़े भाई के लिए करता था, और उसे ऐसे ट्रीट किया जाता जैसे वो कुछ है ही नहीं, जिस वजह से गोनवन हमेशा उसके बाप और बड़े भाई की बस परछाई बनकर ही रह गया। गोनवन जब भी अपने बाप के सामने खुद को प्रूफ करने का ट्राई करता उसको बस सुनने को ही मिलती थी, और तो अगर गलती उसके बड़े भाई की भी होती थी ना तो भी उसी को सुनने को मिलती थी उसके बाप से। यानी कि वो बुढ़ा इतना फर्क करता था अपने दोनों बेटों में, जबकि दोनों ही सगे थे उसके। तो मैं था जिसने इन दोनों को ब्लड रिलेटेड से सीधा कजिन बना दिया। खैर जो कुछ भी मिलता था बस बोंगवन को ही मिलता था, और ये चीज इसको अखरने लगी। इसको ये सब कुछ बिल्कुल एक कांटे की तरह फील होता था। और ये तो रही बस इसके बाप की बात, जब आगे चलकर इसके बाप ने इसके बड़े भाई को डायरेक्टर बना दिया तो वो तो और इसको कुत्ते की तरह रखता था, और ये सब कुछ उसके लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर की तरह बन गया था कि ना तो बाप ने समझा और अब तो बड़ा भाई भी नहीं समझ रहा है। देन हम देखते हैं कि एक दिन ये लोग फिशिंग कर आ रहा होता है, और बोंगवन ने कई सारी फिशेस पकड़ी होती हैं, वहीं गोनवन के पास एक भी नहीं, और उसका बाप और उसका बड़ा भाई दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए चल रहा होता है। भाई वो तो उन दोनों की बस परछाई बनकर चल रहा होता पीछे पीछे। बस यहीं से उसने अपना पार्ट डिसाइड कर लिया कि उसे क्या करना है। वो अब और इनकी परछाई बनकर नहीं रहना चाहता था, वो थक गया था ये सब कर करके। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार इसका बाप तो बहुत बुरा था, ये डिजर्व करता है विलन बनना। नहीं भाई, अभी हम जो कुछ भी देख रहे थे वो हम प्राइम गोनवन के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। असल जो ट्रूथ था वो हम देखेंगे ओल्ड गोनवन के पर्सपेक्टिव से। हम देखते हैं गोनवन का फिश पॉट बिल्कुल खाली होता है, तभी उसका बाप आकर उसके अंदर एक मछली पटक देता है। वो उससे बड़े ही प्यार से पूछता है क्या तुझे भूख लगी है गोनवन? वैसे भी काफी वक्त हो गया यार अपन लोगों ने फिश स्ट्यू नहीं खाया, तो क्यों ना हजरत बनाते हैं। उसकी बात की ये सारी बातें उसको उस वक्त तो समझ में नहीं आई थी। इसका एहसास इसे अब जाकर हुआ है कि इसका बाप कभी बुरा था ही नहीं, वो तो असल में इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था अपने ये काम धंधों से। बिकॉज अगर ये ज्यादा लोगों की नजरों में आता, ज्यादा महान बनता, तो उसको फेस भी वैसी प्रॉब्लम्स को ही करना पड़ता, और ये बात इसने अब जाकर नोटिस करी। देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका बाप इसके साथ ऐसा बिहेव इसलिए करता था बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर आएगी, इस पर नहीं। जैसे कि रॉयल फैमिली ने इसके बाप को ऑफर किया था, वो नेवेलिया फैमिली ने, कि ये लोग अपनी कंपनी उन्हें दे दें, बट ही रिफ्यूज। हालांकि उसके बाप को मालूम था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, बिकॉज उन्होंने जिससे पंगा लिया था वो थी नेवेली फैमिली, जो कुछ भी कर सकती है। देखो तुम लोगों को नहीं मालूम है अभी नेवेली फैमिली के बारे में, तुम्हें आगे पता चलेगा नेवेली फैमिली के बारे में कि क्या कर सकती है वो, इस पार्ट में नहीं नेक्स्ट पार्ट में। खैर इसके बाप को पता था कि इसने ये जो कुछ भी किया उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा, बट गोनवन को नहीं, बिकॉज किसी का भी ध्यान उस पर जान ही नहीं वाला, क्योंकि उसके बाप ने कभी उसको हाईलाइट किया ही
ही नहीं है और इसलिए गोनवन जैसे तैसे करके बच ही जाएगा। बट उसने नहीं सोचा था कि उसका बेटा ये हरकत कर बैठेगा। खैर अब जाकर गोनवन को ये बातें रियलाइज हो गई है, बट ही इज टू लेट। अभी गोनवन यही सोच रहा था कि अगर ऐसे ये रियलाइज पहले हो जाता तो चीजें थोड़ी अलग हो सकती थी। इवन वो भी ऐसा नहीं होता जैसा वो अभी है। एंड गोनवन इज डन। अभी हमारा लोंडा उसे बोल रहा होता है हेल में जाकर वेट करना मेरा, मैं कुछ ही वक्त में तुझे आकर ज्वाइन करूंगा। और ये था इस पार्ट का लास्ट पैनल। और हाँ एक बात और, मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसके बाप ने गलत किया था। बिकॉज अगर तुम्हारी कोई औलाद है तो उसे औलाद की तरह ट्रीट करो ना, कुत्ते की तरह थोड़ी ना करना चाहिए। अगर तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट करो ना, ये क्या कुत्ता ही बनाकर रख दिया था उसको। तो अगर गोनवन की जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इसका बाप सिर्फ इसे ही प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, इसके बड़े भाई को नहीं। बिकॉज उसको तो उसने सीधा डायरेक्टर ही बना दिया था। ये बात तो मेरे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ी है कि आखिर इसका मतलब क्या था। मुझे तो ऐसा लगता है कि बोंगवन उसका सगा बेटा और गोनवन उसका सगा बेटा ना हो, ये भी हो सकता है। खैर कुछ भी हो सकता है हमें आगे पता चले इस बारे में। बट अब टाइम आ गया कि नेक्स्ट पार्ट की थोड़ा हाइप बना दी जाए। देखो नेक्स्ट पार्ट जो होने वाला है बिल्कुल एब्सोल्यूट सिनेमा वाली फीलिंग। तो बस इतना समझ लो कि अगर इस मांगा को ऑथर सही से बनाता है तो लुकिज्म की टक्कर में पहुंच सकती है ये मांगा। हाँ मैंने किंग ऑफ द अरेना के टाइम पे ये नहीं बोला था, वो भी लुकिज्म की टक्कर की मांगा अगर ढंग से बनाई जाए। बट मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। और अगर तुम लोगों ने जॉन विक देखी है तो चैप्टर 1 में वीगो के बेटे के मारने के बाद जॉन विक की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो गई थी, बल्कि प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई थी। और यही इसके साथ होने वाला है। इसने नेवेली फैमिली के कुत्ते को मार दिया और अब नेवेली फैमिली ऐसे तो चुप नहीं रहेगी ना। और वो क्या कर सकती है, क्या करने वाली है, वो तो मैं नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। देखो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक किसी भी चैप्टर की हाइप ऐसे नहीं बनाई है किसी भी मांगा की। बट इसकी बना रहा हूँ बिकॉज अब मुझे ये पर्सनली पसंद आ गई है भाई, प्यार हो गया मुझे इस मांगा से। खैर अब क्या होगा, क्या होने वाला है वो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ और मुझे कमेंट में बता देना मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है।